Hello everyone, welcome to Study Point. So here's the basic information about me. You can read this and then we will going to start our today's lecture. Also you can get the free notes and PDFs from our Telegram group. So you can join the Telegram from the given link. I will going to give you the link in the description box and also in the comment section. So let's start the video. French Revolution of 1789 was the first clear expression of nationalism. You have already know about it because you have already studied this topic in class 9th history. So we are going to cover or we are going to see some basic steps which was taken by French revolutionaries to create a sense of collective identity among the French people. मीन्स आप कह सकते हो कि किस तरीके से वहाँ पे जो फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज थे क्या क्या स्टेप्स उन्होंने लिए कि जिससे कि वो लोगों के बीच में मेनली आपके जो फ्रेंच पीपल हैं उनके बीच में एक आइडिया ऑफ नेशन या एक कलेक्टिविटी आइडेंटिटी का सेंस उनके अंदर क्रिएट कर सकें। जैसे कि आप देखते होंगे जब भी आपके स्कूल में कोई भी कम्युनिटी प्रोग्राम्स या फिर आप कह लीजिए रिपब्लिक डे या कोई भी आप डे सेलिब्रेट करते हैं एक साथ, तो जब भी आप म्यूज़िक को सुनते हैं तो आप काफ़ी ज़्यादा एक कंट्री पे प्राउड फील करने लगते हो या फिर आप कह सकते हो पेट्रियाटिक फीलिंग आपके अंदर आने लगती है। तो इस टाइप की कुछ फीलिंग्स आपके अंदर डेवलप्ड होती हैं या फिर आप फैमिली से रिलेटेड कोई सॉन्ग सुनते हैं तो उस टाइम पे आपके अंदर फीलिंग्स आने लगती हैं कि हमें भी अपनी फैमिली के लिए कुछ करना होगा या उनके लिए हमें कुछ स्टेप्स लेने होंगे। वो लोग हमारी इतनी केयर करते हैं तो हमारे भी कुछ उनके प्रति ड्यूटीज़ हैं। ऐसा ही जब भी आप देशभक्ति से रिलेटेड सॉन्ग सुनते हैं तो अपने देश के बारे में काफ़ी चीज़ें आप सोचने लग जाते हैं कि आपका भी एक राइट बनता है कि अपनी कंट्री के लिए कुछ करें। तो यहाँ पर भी यही किया गया है कि लोगों के अंदर आपको आइडिया डेवलप करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या क्या स्टेप्स यहाँ पे लिए फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज ने। तो सबसे पहले आइडियाज़ ऑफ ला पैट्री एंड ला सिटोयन, ठीक है। तो ये थोड़े से वर्ड आपको न्यू लग सकते हैं। जैसे आप हमारे यहाँ पे देखते हैं ना, एक भारत माता या प्रत्येक नागरिक देश का एक नागरिक है, उस टाइप से। तो ला पैत्रे ला सिटोयन यहाँ पे जिस तरीके से हमारी भारत माता है वैसे ही उनके भी ये सिंबल हैं। बस ये जो वर्ड है ये फ्रेंच लैंग्वेज के हैं इसलिए आपको थोड़े से डिफरेंट लग सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे क्या किया गया, न्यू फ्रेंच फ्लैग। देखिए फ्लैग्स का हर नेशन में ही एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है फ्रीडम फाइटिंग में, आप देख सकते हैं। तो जैसे हमारे यहाँ पे फ्लैग था तो फ्लैग क्या होता है कि आपका लिबर्टी का सिंबल बन जाता है। तो उसी तरीके से यहाँ पे भी एक न्यू फ्रेंच फ्लैग का आइडिया जनरेट हुआ और उसको लोगों के सामने लाया गया। तीसरी चीज़ यहाँ पे क्या की गई, स्टेट जनरल वाज इलेक्टेड एंड रीनेम नेशनल असेंबली। एक आपका स्टेट जनरल को इलेक्ट किया गया और जो नेशनल असेंबली है उसको रीनेम किया गया, ठीक है। उसके अलावा न्यू हाइम्स कंपोज्ड एंड ओथ टेकन, मतलब नई नई यहाँ पे लोगों ने क्या किया, ओथ। ओथ तो आप समझते ही हैं, कुछ नई गाथाएं गाई गई, मतलब देशभक्ति से रिलेटेड कुछ नए नए वहाँ पे स्टेप्स लिए गए और लोगों ने प्रण लिया कि हम अपनी जो कंट्री है उसकी रक्षा करेंगे और हम सब भाईचारे से रहेंगे। इस टाइप की कुछ ओथ वहाँ पे ली गई, मतलब कह सकते हो आप शपथ ली लोगों ने। और कुछ नए गीत या कह सकते हो आप इस तरीके के संगीत पोएम कोई भी चीज़ें आपकी कंपोज की गई जिनसे लोगों के अंदर आइडिया ऑफ नेशन डेवलप किया जा सके। सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ यहाँ पे हुई, सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम। जो एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम था उसको सेंट्रलाइज किया, ठीक है। जब आप सिविक्स पढ़ेंगे तो वहाँ पे एक टर्म आप देखेंगे डिसेंट्रलाइजेशन, मतलब पावर का डिवाइडेशन की सेंट्रल लेवल पे, उसके अलावा फिर आपके स्टेट पे, फिर उसके अलावा आप नीचे जाएंगे तो आपको 3 टायर सिस्टम मिल जाएगा, विलेज पंचायत सिस्टम जिसको आप बोलते हैं। तो पावर्स का डिस्ट्रीब्यूशन होने से फ़ायदा ये होता है कि सारी की सारी पावर किसी एक इंडिविजुअल के हाथ में नहीं होती है, तो वो पावर्स का मिसयूज़ नहीं कर सकता। और जो वर्क है, जो एक वर्कलोड एक ही इंसान पे रहेगा तो भी आपका काम अच्छे से नहीं हो पाता है। तो उस वर्कलोड को भी थोड़ा रिड्यूस किया जा सके और प्रॉपरली हर इंसान तक हर चीज़ की अवेलेबिलिटी की जा सके, उसके लिए पावर्स का डिसेंट्रलाइज होना बहुत ही ज़रूरी है। मीन्स पावर शेयरिंग आपने पढ़ा होगा तो ये चीज़ें आपने वहाँ पे भी पढ़ी होंगी। आपने अगर नहीं पढ़ी है तो पावर शेयरिंग सिविक्स का फर्स्ट चैप्टर है जो मैं पढ़ा चुकी हूँ, उसके लेक्चर का लिंक मैं आपको कमेंट सेक्शन या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वहाँ से आप देख लीजिएगा। और इस लेक्चर की अगर आपको पीडीएफ चाहिए, मीन्स अगर आप नोट्स बनाना चाहते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, उसका भी लिंक मैं आपको दे दूँगी। वहाँ से टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए और ये पीडीएफ आप डाउनलोड करके नोट्स बना सकते हैं या अपना रिवीजन कर सकते हैं। तो अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट चीज़ इन्होंने क्या की थी,
इंटरनल ड्यूटीज़ एंड ड्यूज़ वर अबॉलिश। जितनी भी एक्स्ट्रा ड्यूटीज़ या आपको जगह जगह पे टैक्सेस पे करने पड़ रहे हैं, आप शॉप से डायरेक्ट कोई भी सामान नहीं खरीद सकते हो। हर एक तरीके से आप कह सकते हो जो आपकी डेली लिविंग लाइफ की चीज़ें हैं उन पे भी आपको टैक्स पे करना पड़ रहा है। मान लीजिए अगर आप पाव रोटी या जो भी चीज़ें आप खाते हैं उन पे भी आप इंडिविजुअली टैक्स पे कर रहे हो हर चीज़ पे। तो काफ़ी ज़्यादा आपके लिए मुश्किलें हो जाती हैं कि कम वेजेस में आप अपना लाइवलीहुड को अच्छे से नहीं चला पाते हो। तो काफ़ी सारी एक्स्ट्रा ड्यूटीज़ जिनकी ज़रूरत नहीं थी वो सारी अबॉलिश कर दी गई। उसके अलावा एक यूनिफॉर्म सिस्टम लाया गया आपका मेज़रमेंट और वेट्स के लिए। ठीक है, तो ये यूनिफॉर्म सिस्टम था, मींस पूरे स्टेट में या पूरी कंट्री में कह लीजिए यही सिस्टम आपका चलेगा। उसके अलावा जो फ्रेंच थी उसको एक कॉमन लैंग्वेज माना गया। ठीक है, तो जैसे कि सिविक्स में पावर शेयरिंग में हमने देखा कि श्रीलंका में सिन्हाला जो कम्युनिटी थी वो आपका मेजॉरिटेरियनिज्म में रहते हैं, और उसका एक ड्रॉबैक भी हमें वहाँ पे नज़र आता है कि जो इंडियन तमिल हैं या जो श्रीलंकन तमिल हैं उनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं। ऐसा ही हमने बेल्जियम में देखा कि जो डच स्पीकिंग है वो आपके कंट्री के अंदर मेजॉरिटी में है लेकिन कैपिटल में माइनॉरिटी में है, तो वहाँ पे उनको भी प्रॉब्लम होती है। तो काफ़ी ज़्यादा लिंग्विस्टिक्स इश्यूज़ वहाँ पे हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे इन इश्यूज़ को रिजॉल्व करने के लिए क्या किया गया, फ्रेंच को एक कॉमन लैंग्वेज माना गया। ठीक है, तो अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे जो कि है आपका नेपोलियन, जिन्होंने रूल किया था यहाँ पे 1799 से 1815 तक। एंड ही ऑल्सो गेन एब्सोल्यूट पावर सिंस 1799 बाय बिकमिंग द फर्स्ट कंसल। तो आपके लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा वो होगा सिविल कोड। देखिए डायरेक्ट पूछा जाता है, लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता है या शॉर्ट में भी, या सिविल कोड से रिलेटेड एमसीक्यूज भी आपसे पूछे जा सकते हैं। तो ये इस चैप्टर का सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, सिविल कोड ऑफ 1804, एंड दिस इज ऑल्सो कॉल्ड नेपोलियनिक कोड। सो दिस लॉज और यू कैन से दिस कोड इज मेड बाय नेपोलियन। सो लेट्स सी what things or what act does Napoleon describe in his code, Civil Code 1804. So first is equality before the law. So equality before the law was established by Napoleon in his Napoleonic Code. तो देखिए इसका सिंपल मीनिंग है कि उन्होंने इक्वालिटी रखी, मींस लॉ के सामने, कानून के सामने हर व्यक्ति को समानता दी गई। जैसे कि पहले चलता था आपका कि जो आपके नोबल्स हैं या जो आपके किंग की फैमिली से रिलेटेड लोग हैं उनके हाथ में ज़्यादा पावर्स हैं, उनके जो नीचे लोग आते हैं उनके हाथ में पावर्स नहीं है। मींस मान लीजिए किसी ने कोई क्राइम किया है तो अगर वो लोग रिच फैमिली से हैं या कह लीजिए किंग के रिलेटिव्स हैं तो उनको सज़ा नहीं मिलेगी, लेकिन वहीं किसी पीजेंट से वो गलती हुई है तो उसको सज़ा मिलती है। तो ये सारी चीज़ें इन्होंने ख़त्म कर दी कि अगर कोई भी क्राइम करता है तो उसको पनिशमेंट इक्वल दिया जाएगा, चाहे फिर वो आपका किसी भी कास्ट, किसी भी रिलीजियस, किसी भी ग्रुप से आता है। ठीक है, तो ये भी काफ़ी एक अच्छा स्टेप इन्होंने लिया है। उसके अलावा इन्होंने क्या किया था, ही सिक्योर द राइट टू प्रॉपर्टी। देखिए पहले अगर आपने फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ा है क्लास 9 पे तो वहाँ पे भी आपने देखा होगा कि जो सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ थी वो चर्च की अथॉरिटीज़ के पास थी या फिर किंग के पास थी। लोगों के पास अपनी खुद की लैंड नहीं हुआ करती थी, या होती थी तो राजा कुछ लोग अपॉइंट करता, जैसे ज़मींदार होते हैं उस टाइप से अपॉइंट करता था जो कि उस लैंड के ओनर की तरह काम करते थे, और उस लैंड के ओनर से एक मजदूर की तरह उस लैंड पे काम कराया जाता था। लेकिन नेपोलियन ने क्या किया, ही सिक्योर्ड द राइट टू प्रॉपर्टी फॉर एवरीवन, एंड ही ऑल्सो सिंप्लीफाइड एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स। एंड व्हाट ही डिड नेक्स्ट, ही ऑल्सो अबॉलिश फ्यूडल सिस्टम। तो फ्यूडल सिस्टम को एक बार देख लेते हैं। वैसे क्लास 9th में भी हम इसको पढ़ चुके हैं कि जैसे ये आपकी किंग की फैमिली है, ठीक है, उसके नीचे आपके कुछ कारोबारी या फिर आप कह लीजिए जो कुछ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं वो आते हैं, उसके नीचे आपके एक छोटे मोटे कारोबारी आते हैं, और सबसे नीचे आपके आते हैं किसान। तो ये इनके लिए काम करते हैं, ये लोग इनके लिए काम करते हैं, और ये फिर सारे ही लोग मिल करके राजा के लिए काम करते हैं, या इंडिविजुअल जो जो भी जॉब करते हैं उसका कुछ हिस्सा एज अ टैक्स, मतलब जितना भी अर्न करते हैं उसमें से कुछ हिस्सा इन सभी को राजा को देना होता था। और एक गुलामशाही भी कह सकते हो आप इसको कि इन लोगों को राजा के लिए काम करना ही करना है, मींस किसी को भी अपने इंडिविजुअल फ्री राइट्स नहीं है। तो इस तरीके का जो एक सिस्टम था फ्यूडल सिस्टम, उसको भी नेपोलियन ने क्या किया, अबॉलिश किया। नेक्स्ट व्हाट ही डिड, ही फ्रीड पीजेंट्स फ्रॉम सेफ्डम एंड मेनोरियल ड्यूज। तो देखिए जितने भी आपके किसान या फिर मजदूरों को उस टाइम बंदी बना रखा था, गुलामी जिनसे कराई जाती थी,
सभी को इन्होंने यहाँ पे आज़ाद कर दिया है कि अब सभी पीजेंट जो किसान हैं वो फ्री हैं, वो अपनी अपनी फील्ड में वापस लौट के काम कर सकते हैं। जैसे कि देखिए, पहले आपने देखा होगा कि लोगों को फील्ड से निकाल करके ज़बरदस्ती आर्मी में जाना पड़ता था, आर्मी उनको ज्वाइन करनी ही करनी पड़ती थी, उनके पास और कोई चॉइसेस नहीं होती थी। तो इन्होंने, नेपोलियन ने पीजेंट्स को फ्री कर दिया। तो अभी हमें दिख रहा है कि ये जो स्टेप्स इन्होंने लिए हैं काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, बट इनका जो ड्रॉबैक है वो कुछ टाइम बाद सामने आता है, वो भी हम देखेंगे अपनी नेक्स्ट हेडिंग में। उसके अलावा ही ऑल्सो गिल्ड रेस्ट्रिक्शंस वर रिमूव्ड। देखिए, जितने भी कठोर नियम कानून लोगों के ऊपर इम्प्लीमेंटेड थे, उन सभी को इन्होंने रिमूव कर दिया। तो अभी तक जो ये चेंजेस हैं सारे के सारे कह सकते हो आप जो यहाँ के लोग हैं उनके फेवर में है। उसके अलावा ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सिस्टम की बात करें तो वो बहुत ही ज़्यादा इन्होंने इम्प्रूव किया, क्योंकि देखिए कंट्री के डेवलपमेंट में ट्रांसपोर्टेशन का बहुत ही बड़ा रोल रहता है। एक आपका चैप्टर भी है इकोनॉमी से रिलेटेड, लाइफ लाइन ऑफ इकोनॉमी, वो भी हम पढ़ेंगे आपका, उसमें हम तब डिटेल में डिस्कस करेंगे सारी ही चीज़ें। तो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम और कम्युनिकेशन सिस्टम को इन्होंने इम्प्रूव किया। तो यही आपका कहलाता है नेपोलियनिक कोड। मींस इनके कोड में जो मेजर मेजर चेंजेस थे वो सारे ही हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए। नेक्स्ट हम देख लेते हैं इनका ड्रॉबैक ऑफ सिविल कोड। तो देखिए, सिविल कोड में अभी तक जो हमने पढ़ा यही नज़र आया कि काफ़ी अच्छे स्टेप्स इन्होंने लिए हैं, काफ़ी अच्छा एक सिस्टम इन्होंने बनाने की कोशिश की है। बट इसके जो ड्रॉबैक्स हैं, कुछ खास ड्रॉबैक्स नहीं है, मीन्स बहुत ज़्यादा नहीं है, मुश्किल से 2 से 4 हैं, इनको भी हम देख लेते हैं। तो अगर बात करें हम इनके ड्रॉबैक्स की, सो ही टुक अवे ऑल द पॉलिटिकल फ्रीडम। देखिए, जितनी भी राजनीतिक शक्ति या एक राजनीतिक स्वतंत्रता आप कह सकते हैं, वो सारी की सारी लोगों से ले ली जाती है और नेपोलियन धीरे धीरे उस पावर को सेंट्रलाइज करने की कोशिश करता है, मीन्स अपनी मुट्ठी में लाने की कोशिश करता है। और बाद में ही इंक्रीज्ड ऑल द टैक्सेस एंड ही ऑल्सो इम्पोज्ड सेंसरशिप। देखिए, सेंसरशिप आपने पहले भी पढ़ रखा है, अगर नहीं पढ़ा है तो एक बार मैं आपको इसका ओवरव्यू दे देती हूँ। मीन्स देखिए, जो प्रेस होती है, जैसे इंडिया में आप देखते हो प्रेस एक आपका फ्री है, मीन्स उसके ऊपर कोई भी गवर्नमेंट की तरफ से या किसी भी तरफ से कोई भी भेदभाव दबाव जैसी चीज़ें नहीं है। संविधान में एक उसको फोर्थ पिलर माना जाता है हमारी कंट्री का, लेकिन यहाँ पे प्रेस के ऊपर लगा दी जाती है सेंसरशिप। मींस कुछ भी आप न्यूज़पेपर में आर्टिकल या कुछ भी आप प्रिंट करना चाहते हो, कोई भी मैगजीन हो गई, न्यूज़पेपर हो गया, कुछ भी है, तो सबसे पहले आपको वो दिखाना होगा अपनी गवर्नमेंट को कि अगर उनको उसमें कोई भी इशू लगता है या आपने कोई भी चीज़ अपनी गवर्नमेंट के अपोज में जाके, विरोध में, प्रोटेस्ट में आपने कुछ भी आर्टिकल या कुछ भी आपने लिखा है, तो आप उसको पब्लिश नहीं कर सकते हो। अगर ऐसा आप करते हो तो आपकी प्रेस को बंद कर दिया जाएगा और फिर आपको पनिशमेंट दी जाएगी। तो इस तरीके की एक सेंसरशिप इन्होंने भी इम्पोज की थी नेपोलियन ने। नेक्स्ट इन्होंने क्या किया, ही ऑल्सो फोर्स पीपल टू ज्वाइन फ्रेंच आर्मी। और इन्होंने भी लोगों को मजबूर किया आर्मी को ज्वाइन करने के लिए। तो देखिए, स्टार्टिंग में जितने भी देखते हो आप कि इन्होंने रेस्ट्रिक्शंस हटाए, काफ़ी सारे लॉज अच्छे अच्छे बनाए और एक बहुत अच्छा सिस्टम लाने की कोशिश की। तो ये सिर्फ इसलिए कि अपनी एक ये पोजीशन बना सके। अब उस पोजीशन को बना चुके हैं, ये धीरे धीरे टॉप पे जा चुके हैं और यहाँ बैठने के बाद इन्होंने भी सेम वही काम किया जो मोनार्की सिस्टम में होता था, कि सारी की सारी पावर इन्होंने अपने हाथ में लानी शुरू कर दी और लोगों के साथ फिर से उन्होंने उसी तरीके से ट्रीट किया कि उनको एक गुलाम की तरह ट्रीट किया, कि लोगों को फ्रेंच आर्मी ज्वाइन करनी ही पड़ेगी, अपनी फील्ड्स को छोड़ना पड़ेगा। तो ये कुछ ड्रॉबैक थे जो बहुत टाइम बाद जाके नज़र आते हैं। तो वैसे ड्रॉबैक्स इतने नहीं पूछे जाते हैं, मेनली आपसे पूछे जाता है सिविल कोड ऑफ 1804 या नेपोलियनिक कोड भी कह देगा, या अगर क्वेश्चन लॉन्ग में आता है तो दोनों ही चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं कि व्हाट वाज सिविल कोड एंड व्हाट वर द ड्रॉबैक्स ऑफ दिस कोड। सो इट्स क्लियर। तो देखिए, अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बाकी के जो टॉपिक्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो यहाँ तक आप अच्छे से इसको देखिएगा और टेलीग्राम से इसकी PDF डाउनलोड कर लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा। थैंक यू।